Now we are going to study about acquired immunity. Innate immunity was inborn immunity and that was non-specific. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, ये इनबॉर्न नहीं है और ये बहुत ही स्पेसिफिक है. पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक है, हम इसको डिटेल में समझेंगे स्पेसिफिक कैसे है ये. उसके बाद ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये मेमोरी बेस्ड है. इसका मतलब है कि जब कभी हमारे बॉडी का एनकाउंटर होता है फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन से, तो हमारे बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है. जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होता है सेम पैथोजन के साथ हमारी बॉडी का 10 साल 20 साल बाद, जब भी सेम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे बॉडी में सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप होगा जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा. इसको हम एमनास्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब पैथोजन आया तो स्लो हुआ और लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स. पर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन की एंट्री होने पे हमारे बॉडी में डेवलप होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनास्टिक रिस्पॉन्स जो कि हाई इंटेंसिफाइड होगा, हाईली इंटेंसिफाइड है और साथ में बहुत ही फास्ट होता है. क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ आर एबिलिटी ऑफ डेवलपिंग मेमोरी. मेमोरी की वजह से होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने इसकी मेमोरी बना ली थी. 10 साल 20 साल बाद जब भी वो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, हमारे मेमोरी ने याद किया है, हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी ने कि ये पैथोजन वही वाला है और फिर उससे विगरसली फाइट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज़ बनाकर रखी हुई हैं. ये हम समझेंगे अभी बाद में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं. ये बात आपने कई बार सुना होगा ना कि लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स ज़रूर होता है और एक बार हो जाता है फिर दोबारा कभी नहीं होता है. क्योंकि एक बार चिकन पॉक्स का वायरस एंटर होता है तो हो जाती है हमें बीमारी, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लोली हो रहा है. पर पहली बार आ चुका है, मेमोरी बन चुकी है, नेक्स्ट टाइम जब भी रियल में वो वायरस आएगा तो हमें फिर डिजीज़ नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम करेगा जो कि हाईली इंटेंसिफाइड है. अब ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है. अब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं. हम पहले भी सेल्स पढ़ चुके हैं जब इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखी थी. सेलुलर बैरियर में बहुत तरह की सेल्स हमने देखी थी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस. तो यहाँ पर हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं. कई तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारे बॉडी में. दो खास तरह की लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में ही हैं और डेवलप होती हैं थाइमस में. याद किया था हमने, बी बोन मैरो, टी थाइमस. तो बोन मैरो में बनती है बी लिम्फोसाइट और ये बनाती हैं खास तरह की प्रोटीन जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज़. ये खास तरह की प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ किसके रिस्पॉन्स में बनती हैं? जो भी बाहर से पैथोजन या एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर हुआ है उसके रिस्पॉन्स में बनती हैं ये एंटीबॉडीज़. कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट. आप ऐसे याद रख सकते हो, बी लिम्फोसाइट थोड़ा डरपोक है, ये खुद लड़ाई करने नहीं जाता है, ये अपने सोल्जर्स बनाता है, पूरी आर्मी तैयार कर लेता है. छोटी 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 प्रोटीन्स यानी ये सभी इसके सोल्जर्स हैं, इनको बना देता है और इन्हीं को भेजता है लड़ाई करने के लिए. ये कहाँ पर हो रहा है? ब्लड में काम हो रहा है. अब दूसरी तरह की खास लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट. ये बड़ी ब्रेव है, ये नहीं सोल्जर बनाती, ये खुद लड़ने पहुँच जाती है. तो ये टी लिम्फोसाइट भी दो तरह के होते हैं. उसमें से एक है हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है एंटीबॉडीज़ बनाने में, और दूसरी होती है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स. नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, साइटोटैक्सिक भी बोलते हैं इसको. आपने देखा था नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, ये खुद ही पैथोजन को खाने लगती है, फैगोसाइटोसिस करती हैं और उन्हें किल कर देती हैं. तो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन के थाइमस में मैच्योर होती हैं और हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज़ बनाने में. अब टी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी नहीं बनाती है. एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट. तो अब हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पैथोजन है, इसके लिए खास स्पेसिफिक तरह का ये एंटीबॉडी है. तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है हम देखते हैं. यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं 4.
दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिनमें से 2 लाइट चेन्स दिखाई दे रही हैं हमको। लाइट क्यों? क्योंकि कम अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पर। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अमीनो एसिड्स की लंबी चेन है। अब यहाँ पर हमने देख लिया 2 लाइट चेन्स हैं, फिर ये इस तरीके से 2 हैवी चेन्स हैं यहाँ पर। तो ये 2 हैवी चेन्स हो गई, ये 2 लाइट चेन्स हो गई। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है H2L2। ये हो जाता है H2L2। 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं, बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्टेड हैं आपस में, और यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। क्या है ये? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन है, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये एंटीजन को बाइंड करती हैं और ये एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं। हर अलग अलग एंटीजन के लिए हमारे अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर एंटीजन ऐसा है तो एंटीबॉडी ऐसी होगी, उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसा होगा। इस तरीके का है तो वो ऐसा होगा, इस तरीके का है तो वो ऐसे बाइंड करेगा। मीन्स बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं एंटीबॉडीज़। हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। ऐसी भी बहुत सारी बीमारियों की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो अभी दुनिया में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बहुत तरह तरह की होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। अभी स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया? जैसे कि कोई हमने वैक्सीन ली है, कोई भी वायरस या कोई हमने BCG लिया, तो BCG वैक्सीन हमें किसकी मेमोरी बनवा देगा? TB के बैक्टीरिया की मेमोरी बनवा देगा, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी हो जाएगी। टैब वैक्सीन ली तो टाइफॉइड के लिए होगा, पोलियो की वैक्सीन ली तो पोलियो वायरस के अगेंस्ट वो काम करेगा। मीन्स वैक्सीन देकर भी हम आर्टिफिशियली अपने बॉडी में मेमोरी जनरेट कर सकते हैं और एंटीबॉडीज़ लार्ज नंबर में बनवा सकते हैं। तो क्या होगा? ये बहुत ही स्पेसिफिक है, हर एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। कई तरह के एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में होते हैं। कुछ इनमें से ये हैं। कौन कौन से हैं? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। कई अलग अलग तरह के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का काम है जो मदर के बॉडी में फीटस होता है, फीटस मदर के साथ कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा के थ्रू वो बहुत कुछ लेता है मदर से, लाइक फूड लेता है, सब कुछ लेता है। साथ में वो मदर से इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी लेता है। कुछ जो एंटीबॉडीज़ फीटस मदर से लेता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, याद रखोगे। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिक्रीशंस में होता है, जैसे कि सलाइवा में, एसिड में, म्यूकस में एंड मिल्क में। मदर्स मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से दोबारा फिर से पढ़ेंगे, और इसको याद रखने की मैं एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी आपको कि कैसे आप याद रखोगे कि मदर्स मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें 5 आर्म्स होती हैं और हर आर्म 2-2 एंटीजन्स को पकड़ के खा जाता है। तो हर एक 10-10 एंटीजन मॉलिक्यूल को अकेला मार सकता है। यहाँ पर तो ये 2-2 को पकड़ पाएंगे, पर ये अकेला 10 को मार लेता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। देन इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज़ फॉर एलर्जी। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, हम एलर्जी को भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी एंटीबॉडीज़। इसको कैसे आप याद रखोगे? कई बार पूछते हैं कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर होती हैं, तो आप याद रख सकते हैं एक वर्ड से, गेम, GAME, गेम। इससे आप याद रखोगे कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर होती हैं। अब हम देखते हैं कि यही एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में होती हैं। इसी की वजह से होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ किसने बनाई? बी लिम्फोसाइट ने बनाई ब्लड में। इसी वजह से ये जनरेट करती है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की हो सकती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI शॉर्ट में कहते हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? डेफिनेटली एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की वजह से होता है, और ये ब्लड में होता है। ब्लड में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और किसकी वजह से? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की वजह से है।
सेल मीडिएटेड नाम से क्लियर है, जो सेल्स हैं जो खुद ही फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। कौन सी सेल्स करती हैं फैगोसाइटोसिस? टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड है क्योंकि ये सेल खुद ही फैगोसाइटोसिस करके पैथोजन को खा जाती हैं। यही टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, हम देखते हैं। हमारे जब भी कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया लाइक किडनी, हार्ट या लिवर, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट करवाना पड़ता है उसको। इसके लिए हमको चाहिए होता है एक सूटेबल डोनर। सूटेबल डोनर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी से भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं? क्यों हम किसी भी एनिमल से ले लें, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से ले लें, किसी भी प्राइमेट या किसी भी मैमल से ले लें, किसी दूसरे मैमल से ले लें? ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं? तो पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि हम किसी भी एनिमल, किसी भी प्राइमेट, किसी भी मैमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों होता है ऐसा? आप देखते हो ना, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत ध्यान से हमको किडनी डोनर ढूंढना पड़ता है, हम क्लोज रिलेटिव में से ही ढूंढते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की एक खास प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ या नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। हमारी अपनी हर सेल के ऊपर टैग लगा है, खास तरह की प्रोटीन लगी हुई है। वो टैग है, नेम स्लिप है कि वो बताता है कि ये तो मेरी अपनी सेल है। पर जो बाहर से आई सेल्स हैं उनको तुरंत पहचान लेगा। जो भी नॉन सेल्फ है, किसी और ह्यूमन बीइंग की सेल हो चाहे बैक्टीरिया की सेल हो, दैट विल बी नॉन सेल्फ सेल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, तो उसको रिजेक्ट कर देगी। यही वजह है रिजेक्शन की। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट कर पाता है। ये क्यों कर पाता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ रिजेक्शन कर देता है और जो भी सेल्स बाहर से आई हैं, नॉन सेल्फ सेल्स हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देता है टी लिम्फोसाइट सेल्स। इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर मैचिंग करें, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे और उस ऑर्गन में उसकी सेल्स की फैगोसाइटोसिस ना हो।